Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 10 of physics, that is gravitation. Actually, this chapter is divided into two parts. First one is gravitation and second one is flotation. Both are different concepts. In the first half, we will cover all the topics under this main topic, and in the next part we will cover all the topics related to flotation. Students, this is the introductory video of this chapter. In this video मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे कि एक है ग्रेविटेशन, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। आप लोगों को लगता होगा कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन बोथ थिंग्स आर सेम, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इतना डिफरेंस है कि जहाँ आप ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं वहाँ उसकी जगह आप ग्रेविटेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स आपके सुने सुने लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया भी है। इसको कम्प्लीटली डिटेल में एलेबोरेट करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ही आप ऐसे एप्लीकेशन से गो थ्रू होगे जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हो। देन केपलर्स लॉ, फ्री फॉल, acceleration due to gravity, variation in acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity, then कैपिटल जी एक चीज़ आएगी, एक चीज़ स्मॉल जी आएगी। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक चीज़ आपने देखा होगा कि किसी बॉडी का मास कितना है, एक चीज़ आपने देखी होगी किसी बॉडी का वेट कितना है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि दोनों ही चीज़ें सेम हैं, कि किसी बॉडी का मास कह लो चाहे किसी बॉडी का वेट कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीज़ें सेम है। नहीं स्टूडेंट्स, यू आर रॉन्ग। दोनों के अंदर ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसे भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स कह रही हूँ, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर इसके फर्स्ट हाफ के अंदर कवर करने हैं। एंड सीरियसली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद द वीडियोस। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ने एक स्टोरी पढ़ी होगी। अच्छा, पहले ये बताओ, सर न्यूटन का नाम किस किसने सुना है? सभी ने सुना है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में न्यूटन्स के 3 लॉज भी किए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज दिए थे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F=ma वाला फॉर्मूला भी हमारे पास आया था, यहीं से आया था। मोमेंटम को भी हमने इंट्रोड्यूस किया था सेकंड लॉ के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर डिटेल में कर चुके हैं। तो एक स्टोरी बताई जाती है कि हुआ क्या कि सर न्यूटन, ये कोई पेड़ है एप्पल का, इसके नीचे आराम से बैठे हुए थे, और होता क्या है कि इसके ऊपर एप्पल लगे हुए हैं, और अचानक से एक एप्पल आके नीचे गिरता है। ठीक है, एक एप्पल आके नीचे गिरता है। तो सर न्यूटन के माइंड में उसी वक्त आया कि ये एप्पल ट्री से नीचे ही क्यों गिरा है? ये लेफ़्ट भी जा सकता था, ये राइट भी जा सकता था, ये ऊपर ही क्यों नहीं गया, ये हवा में ही क्यों नहीं चला गया, ये सिर्फ नीचे ही क्यों आया? फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बॉल ली और बॉल को उछाल के देखा। बॉल को उछाला, कुछ टाइम के लिए वो हाइट में गई, उसके बाद फिर से नीचे। उसके बाद आप भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप बॉल को और ज़ोर लगा के उछालने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जितना फोर्स है, जितना फोर्स अप्लाई कर सकते, जितनी पावर है, उतनी ताकत से उस बॉल को या किसी भी सब्सटेंस को आप ऊपर की डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश कीजिए। वो हमेशा नीचे ही आके गिरेगी। लेफ़्ट में फेंकिए तो भी नीचे ही आके गिरेगी,
राइट में फेंकोगे तो भी नीचे ही आके गिरेगी। मतलब कि हर एक सब्सटेंस, हर एक ऑब्जेक्ट कुछ टाइम एयर में रहने के बाद नीचे ही आ रहा है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ से समझी। इसके बाद उनके माइंड में एक आइडिया आया, इसका मतलब तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है ना, ऐसी पावर है जिस चीज़ से वो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। उसी चीज़ को इन्होंने नेम दिया ग्रेविटी। सो यहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ग्रेविटी का। द अर्थ pulls every object towards its surface with a force that is known as gravity। तो क्या बोला कि अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस विद अ फोर्स दैट इज़ नोन एज ग्रेविटी। कि अर्थ हर एक सब्सटेंस को, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और उसी को हमने क्या बोल दिया, ग्रेविटी बोल दिया। ठीक है जी, उसी को हमने क्या बोल दिया, ग्रेविटी बोल दिया। अच्छा, ये जो स्टोरी थी कि सर न्यूटन अपने पेड़ के नीचे बगीचे में लेटे हुए थे, एक्चुअली देखो सुनने में आता है, बट सुनने में ये भी आता है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने बगीचे में नहीं लेटे हुए थे, वो जस्ट अपनी विंडो से बाहर की तरफ देख रहे थे, फ्री बैठे थे, बाहर की तरफ देख रहे थे। तो तब उनके सामने एक पेड़ से है जो एप्पल है वो नीचे गिरा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स बहुत ही फ़नी वे में बोलते हैं, जिनको ग्रेविटेशन का चैप्टर काफ़ी टफ लगता है, कि काश यहाँ एप्पल ना होता और एप्पल की जगह कोई बड़ा सा फ्रूट होता, वो उनके सर पे गिरता, तो हमें ग्रेविटेशन नहीं पढ़ना पड़ता। But that was not the real story. He was standing in one of his windows, and he was looking out the beautiful view from that window. तो उस दौरान उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो एप्पल है वो नीचे गिरा। तो तब उनके दिमाग में वो और क्यूरियस हुए, तो उन्होंने फिर इसके बारे में डिस्कवरी की, किसकी, ग्रेविटी की। तो हु इज़ द फादर ऑफ ग्रेविटी? सर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन इज़ द फादर ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी तो ये चीज़ हो जाती है, उसके बाद ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ attraction between any two objects in this universe is called gravitation or force of gravitation। अब ग्रेविटी में और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस आ गया भाई? ग्रेविटेशन में बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इन दिस यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की बात करती है, सिर्फ अर्थ प्लैनेट की बात नहीं हुई इसमें, पूरे यूनिवर्स की बात होगी। यूनिवर्स के अंदर तो सब कुछ आ गया, आपका अर्थ भी आ गया, आपके प्लैनेट्स भी आ गए, सारे सोलर सिस्टम भी आ गए, सारी गैलेक्सीज भी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं या तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटेशन बोला जाता है। और ग्रेविटी के अंदर क्या था? ग्रेविटी के अंदर था कि द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी किस किस में लग रहा था? किसी ऑब्जेक्ट में और अर्थ में। और ये क्या लग रहा है? बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अर्थ में और किसी ऑब्जेक्ट में, और ये किसी दो ऑब्जेक्ट्स में। अब अगर बात करें ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, इसका मतलब तो ये मेरे हाथ में एक पेन है और ये नोटबुक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, तो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचना चाहिए और एक दूसरे से एक तरफ से यूँ स्ट्रक कर देना चाहिए। अब दो कार्स हैं भाई, ठीक है, मेरी कार्स काफ़ी सुंदर हैं, चलो जो भी हैं, ये दो कार्स हैं। अब हम बोल रहे हैं
कि इन दोनों के बीच में ही एक फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि दोनों कारें टकरा जाएं, बट ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो कभी भी जो कार राइड है वो पॉसिबल ही ना होती। और अच्छा, अगर यही बात सच है, अगर ग्रेविटेशन वाली बात ही सच है, तो दो जो प्लैनेट्स हैं, है ना, अपने अर्थ के अलावा भी तो और प्लैनेट्स हैं, तो वो प्लैनेट्स आपस में क्यों नहीं टकरा जाते? क्योंकि ये जो फोर्स है ये तो पूरे के पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है। प्लैनेट्स भी नहीं टकरा रहे हैं, कार्स भी आपस में नहीं टकरा रही हैं, और ये जो पेन है ये भी कॉपी की तरफ नहीं टकरा रहा है, या और भी इतने सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्सटेंसेस हैं, कोई भी आपस में नहीं टकरा रहा है। तो फिर ये जो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है ये सही कैसे होगी? लेकिन इधर से ये भी बोला जा रहा है कि डेफिनेशन भी सही है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? अभी सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया जा रहा। अच्छा, एक और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के, कि यहाँ एक प्लैनेट्स भी लिख देते हैं कि प्लैनेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि प्लैनेट्स कोलाइड क्यों नहीं होते। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, ठीक है जी, कोई भी एक बहुत प्यारा सा बच्चा इसके ऊपर खड़ा है, तो इसने बॉल को छाला तो सब नीचे आया। अब इसके अकॉर्डिंग, तो अगर ये हर ऑब्जेक्ट की बात होगी ना, हर एक चीज़ की बात होगी, अगर ये अर्थ इस बॉल को अट्रैक्ट कर रही है तो इस बॉल को भी तो इसको अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। दो चीज़ों की बात हो रही है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ में आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गई? फोर्स बाय मास। अगर हम अर्थ की बात करें, फॉर अर्थ, ठीक है जी, अर्थ की एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो फोर्स अपॉन मास, कुछ फोर्स लगेगा, हमें नहीं पता क्या लगेगा, लेकिन अर्थ का मास आपको पता है कितना ज़्यादा है, कितनी हैवी है अर्थ, कितना ज़्यादा मास है। और अगर हम वही बात करें फॉर बॉल, तो बॉल के ऊपर भी कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन जो बॉल का मास है वो कितना ज़्यादा कम है, यानी कि मास ऑफ बॉल इज़ वेरी 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 लेस देन मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास बॉल के मास से बहुत कम है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास जो एक बॉल होती है बहुत ही हल्की सी होती है ना, लेकिन वहीं हम अगर पूरी की पूरी अर्थ के मास की बात करें तो वो मास कितना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि दोनों के मास के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर अब मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे 4/2 कितना होता है, आप कहोगे मैम 2 होता है, ठीक है। 3/6 कितना होता है? 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5, जब आप इसे डिवाइड करते हो। मतलब कि जब डिनोमिनेटर बड़ा आ जाता है न्यूमिनेटर से तो चीज़ें छोटी होने लगती हैं। जब डिनोमिनेटर बड़ा छोटा होता है न्यूमिनेटर में तो चीज़ें बड़ी होने लगती हैं। यहाँ देख रहे हो, अब 2 और यहाँ जस्ट 0.5 आया आपके पास। तो यानी कि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा अमाउंट आएगा उतनी ही जो ओवरऑल वैल्यू है वो वैल्यू कम होगी। यहाँ डिनोमिनेटर में इतना बड़ा मास आ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? छोटी सी आएगी। और जब मास ही बहुत छोटा सा आ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो बॉल की एक्सेलरेशन ज़्यादा है ना, बॉल फटाफट से एक्सेलरेट होकर अर्थ की तरफ आ जाएगी, लेकिन अर्थ का तो मास ही इतना ज़्यादा है कि जो उसकी एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 0.0000, पता नहीं कितनी ज़ीरोज़ के बाद जाके कुछ बिल्कुल नाम मात्र सी आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। इतनी कम एक्सेलरेशन मिलेगी कि आप उस एक्सेलरेशन को नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इस वजह से जो आपकी अर्थ है वो कभी भी उठ के नहीं जाती, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे आप किसी एक बहुत बड़े पत्थर को 100 किलो का एक रॉक ले लो, चट्टान ले लो और उसको उछाल के किसी तरह ऊपर फेंको, वो फिर भी आके नीचे ही गिरेगी। ठीक है, प्लेन भी इवन जब क्रैश होता है तो वो नीचे ही आकर गिरता है। तो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हैवी हो, नो मैटर्स, हर एक सब्सटेंस है फाइनली वो नीचे आके गिरेगा, लेकिन अर्थ अपनी जगह छोड़ के नहीं जाती। ये बात तो समझ में आ गई, अर्थ की, बॉल की, या अर्थ की और किसी और ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन चीज़ों में तो अभी भी डाउट है ना कि दो कारें क्यों नहीं टकराती? अगर दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं, दोनों का तो मास भी बराबर है, फिर तो इनको टकरा जाना चाहिए था अगर दो बराबर मास वाली कारों की बात करें। और प्लैनेट्स आपस में क्यों नहीं टकरा रहे? ये भी एक कन्फ्यूज़न वाली बात है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिलेंगे
लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, तब तक इस वीडियो को देखिए, इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए. In the next video, I will provide all the answers of these questions, and we will also discuss about the universal law of gravitation. Thank you, students.